अक्सर आती है रेल और भोंपू की आवाज़, लेकिन नहीं आती कोई आवाज़ प्लेटफॉर्म पर हो रही इंसानी रेल-पेल की, हड़बड़ाई हवाई चप्पलों की घिस-घिसाहट की, बेध्यानी में छूट गए हाथ की बदहवासी की, खो गए बच्चे की, दिल दहलाती मम्मी 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 की कोई आवाज़ नहीं आती, नहीं आती। प्लेटफॉर्म से आवाज़ें कवि तजेंद्र सिंह लूथरा का नया कविता संग्रह है। ट्रेन के सफ़र की यादों का पूरा एल्बम खुलकर सामने आ खड़ा हो जाता है। इस कविता को संग्रह की पहली कविता और उसके शीर्षक को ही संग्रह का शीर्षक चुनना कवि की रचनात्मकता के रुख को सामने ले आता है। इस संग्रह में प्लेटफॉर्म की भीड़ में शामिल बहुत से चेहरों से मुलाकात होती है, जो आमतौर पर कहीं की भी भीड़ का एक चेहरा बन जाते हैं। दूसरी खूबी है इसकी भूमिका। भूमिका किताब को उसके पहले पाठक का नज़रिया देती है। इसमें वरिष्ठ कवि अरुण कमल जी ने पूरे संग्रह और खुद कवि तजेंद्र सिंह लूथरा के भावबोध और सौंदर्य बोध को स्तब्ध कर देने वाला बतलाया है। वो लिखते हैं, यहाँ कुछ भी ना तो पूर्व गृहीत है, ना अतिवाद से परिचालित, फिर भी ये कविताएं अपने समय की शिनाख्त और तफ्तीश करती हैं। सहज बोलने मात्र को कविता की बोली में बदलने वाला ये कवि आज के अन्यतम कवियों में पंक्तिबद्ध है, और उसकी कविता ऐसा जंक्शन जहाँ अनेक दिशाओं की काव्य गतियाँ विश्राम पाती हैं, फिर से नई गतियों में रूपांतरित होने को व्यग्र। इस नज़र से संग्रह की पहली कविता प्लेटफॉर्म से आवाज़ें एक ट्रेलर है उस बड़ी फिल्म का, जिसका अंदर की बाकी कविताओं में दृश्यवार कथानक बुना गया है, आसपास की जिंदगी से लेकर बूढ़े शहर के परिसर तक। अब बात करते हैं तजेंद्र सिंह लूथरा के रचनात्मक सफ़र की। 80 घाट का बांसुरी वाला और एक नया ईश्वर के बाद प्लेटफॉर्म से आवाज़ें उनका तीसरा कविता संग्रह है। इनकी कविताएं आलोचना, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, परिंदे, बनास जन, हंस, जनसत्ता, नई दुनिया जैसी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। तजेंद्र जी की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद प्रतिष्ठित अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन लिटरेरी जर्नल्स में प्रकाशित हुए। अनेक साहित्यिक मंचों पर उन्होंने अपना कविता पाठ पेश किया। भारतीय पुलिस सेवा के शीर्ष सम्मानों, इंडियन पुलिस मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस और प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से भी तजेंद्र सिंह लूथरा को सम्मानित किया गया। इस तरह बात लेखन की हो या कैरियर की, उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से अलग जगह हमेशा बनाई। प्लेटफॉर्म से आवाजें कविता संग्रह पर चर्चा के लिए आज मन के मौसम में हमारे मेहमान हैं तजेंद्र सिंह लूथरा। नमस्कार तजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे मन के मौसम कार्यक्रम में। नमस्कार नीलम जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आज आप बातचीत कर रही हैं। जी, तजेंद्र जी, हमेशा ही आपका जब नया संग्रह कोई आता है तो बहुत चौंकाता है, क्योंकि इतना नयापन पता नहीं आप कहाँ से लाते हैं। और एक कविता पंक्ति से ही शुरू कर रही हूँ। गहरे पानी से भिड़ लहरों से लड़, बिन भीगे उतर किनारे, घर बनाना चाहते हैं सपने। जी जी। एक और कविता है किनारे, हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें सच्चे मन से, रखता है शांत स्थिर हमें। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इतनी सादगी और इतनी गहरी बात आप कैसे रच लेते हैं? तीसरा संग्रह है आपका, लेकिन चमक बरकरार है। देखिए नीलम जी, मेरा ना यूं कहिए कि एक वैल्यू सिस्टम है क्रिएटिविटी के बारे में, कि मैं जब अपने रचना धर्म और रचना कर्म पर आता हूँ, तो मेरा जो सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा जो वैल्यू सिस्टम है, जिसको हम उर्दू में कद्र बोलते हैं, वो ये है कि आपकी जो भाषा है वो क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। आपका जो व्याकरण है वो ऐसा ना हो कि दूसरे को हतप्रभ कर दे, दूसरे को एकदम से चौंका दे। बिल्कुल सहज होना चाहिए,
आपकी भाषा सहज होनी चाहिए, आपकी जो शब्दावली है वो इस तरह की होनी चाहिए, वो बिल्कुल सादगी वाली होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा चाहता जी हूँ। जी क्योंकि मेरा मानना यह है कि मुश्किल कठिन विषय को सीधे साधे शब्दों में कह देना सबसे कठिन काम है। जी, बिल्कुल सही कहा आप आपने। आप किसी कठिन विषय को कठिन भाषा में बड़े आराम से कह सकते हैं, बल्कि इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि आप अपनी पंडिताई दिखा सकते हैं, भाषा की पंडिताई या व्याकरण की पंडिताई, विन्यास की, व्यंजना की पंडिताई आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सीधे साधे शब्दों में सहजता से, सादगी से एक मुश्किल विषय को अगर आप अपने पाठक तक, अपने श्रोता तक पहुंचा पाए तो ठीक है कि उसकी कम से कम संवाद ऐसा हुआ कवि और पाठक के बीच में कि उसकी पहली परत तो पहुंची। कि अगर आपकी भाषा ही बहुत विकट होगी, बहुत मतलब भाषा जो है बहुत कठिन होगी, विकट होगी, तो पाठक जो है, श्रोता जो है, वो पहली परत भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। जी, तो फिर एक बात और है, मतलब आप कोई पहेली तो बूझ नहीं रहे हैं। हाँ 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 कि देखे मेरे गीत में श्रोता कोई इसको या हाँ पाठक जो है हाँ भेद हाँ पाते हैं कि नहीं, इसका हल बता पाते हैं कि नहीं। हाँ पहली हाँ बात तो यही है कि लेखक जो, बिल्कुल कवि जो कहना चाहता है वो सीधे बिल्कुल सीधे पहुंचना चाहिए पाठक तक। पहुंचना चाहिए और उसके बाद फिर दूसरी तीसरी परत जो है उसके अंदर होती है। और जी। वो जो साधारण पाठक है, अगर वो दूसरी परत तीसरी परत तक ना भी पहुंच पाए तो जो शुद्ध बुद्ध पाठक है वो पहुंचेंगे, आलोचक पहुंचेंगे, समीक्षक पहुंचेंगे, जी। तो वो ठीक है, वो पहुंचते रहेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, तजेंद्र जी, प्लेटफॉर्म से आवाजें को पहली कविता और फिर शीर्षक के लिए भी उसी को चुनना, तो क्या वजह थी इसकी? लेकिन उससे भी पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज के समय में रंगीन कवर पेज के बजाय आपने इसे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों रखा? हाँ, तो पहले कवर की बात कर लेते हैं। जी। कवर को ब्लैक एंड वाइट मैंने इसलिए रखवाना चाहा क्योंकि जो प्लेटफॉर्म से आवाजें कविता है उसका जो विषय है वो अपने आप में बहुत संवेदनशील है जी। और थोड़ा दुख भरा भी है। और जो हाँ एक साधारण व्यक्ति है, आम आदमी है, उसकी जो जिंदगी है वो, उसके जो कष्ट हैं, रोज के कष्ट हैं, उसका उसका जो जुझारूपन है, उस वो जो झेलता है सारा दिन, सारी जिंदगी, उससे जुड़ा हुआ है। जी। तो हमारा हमारा जो साधारण आदमी है, जो आम डिब्बे में सफर करता है, कई बार टिकट लेता है, कई बार बिना टिकट के करता है, कई बार रिजर्वेशन उसको मिल पाती है, कई बार बिना रिजर्वेशन के करता है, भीड़ भड़के में अपनी बीवी बच्चों को संभालते हुए, गिरते पड़ते वो किसी तरह से प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, तो उसका जीवन रंगीन तो नहीं है ना। जी। जी। उसका जीवन तो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। उस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को वो जी रहा है। तो क्योंकि इस कविता की संवेदना जो है वो थोड़ी दुख भरी है, एक साधारण व्यक्ति की के जीवन के जो संघर्ष हैं और काफी कड़वे संघर्ष हैं उनसे जुड़ी हुई है, तो मुझे लगा कि कवर जो है वो रंगीन कवर इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा, इस कविता के साथ। तो लिहाजा ब्लैक एंड व्हाइट ही रखना चाहिए। जी, बहुत मतलब लीक से हटकर तो है ही। अब ये हाँ कलर्ड होता है अगर, तो शायद हाँ ये होता है कि बहुत सारी किताबों के साथ में ये भी एक किताब की तरह होता है, एक संग्रह की तरह होता है। हाँ हाँ लेकिन हाँ अब ये ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से ही एक सवाल पूछने का मामला हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट से इस कविता की और कविता के विषय की जो संवेदना है वो उभर कर आती है। जी जी। और दूसरा आपने पूछा कि प्लेटफॉर्म से आवाजें कविता है, उसी का शीर्षक मैंने क्यों चुना। तो मेरे तीनों जो संग्रह आए हैं उन तीनों संग्रहों में मैंने ये एक सिद्धांत के रूप में ये किया है कि एक कविता को जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मेरी संवेदना को भी छूती है, मेरे मर्म को भी छूती है, और मुझे आशा होती है कि वही कविता बहुत सारे पाठकों की संवेदना को, मर्म को भी छुएगी,
उस कविता को मैं एक मुख्य कविता के रूप में चुनता हूँ और अपने संग्रह की मुख्य कविता या लीड कविता उसको बनाता हूँ और उसी का शीर्षक मैं संग्रह के लिए प्रयोग करता हूँ। जी इसका एक और भी कारण है। जी कारण यह है कि मेरी जो कविताएं हैं उनके जो विषय हैं वो बटे हुए हैं और विविध हैं, डाइवर्स हैं। जैसे प्लेटफॉर्म से आवाजें हैं, वो एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष है, जो उसकी दुखद स्थिति है, उससे जुड़ी हुई कविता है। एक और कविता है उदास है मशीन, वो चिंतन और दर्शन की कविता है। जी और किनारे कविता का आपने जिक्र किया, वो पति पत्नी के संबंधों, प्रेम संबंधों की कविता है। उसमें पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। प्रेम की विविध कविताएं मेरे संग्रह में है। जी कुछ और कविताएं हैं जो थोड़ी व्यंग्यात्मक भी हैं। तो क्योंकि विषय बहुत डाइवर्स है, विविध है, तो इसलिए एक टाइटल, एक शीर्षक को चुनकर पूरे संग्रह में रखना थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। और अगर हम उसको कर भी लें तो वो सारी कविताओं के साथ, सारे विषयों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं एक ऐसा शीर्षक जो कि सभी तरह के विषयों का, सभी कविताओं का संगम हो, समागम हो, उसको नहीं चुनता हूँ। जी, अब इसमें भी थोड़ा-सा ऐसा कहा जा सकता है कि आपने इस कविता संग्रह में जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है अपनी सारी कविताओं को, तो उसको रिप्रेज़ेंट करती है, उसकी प्रतिनिधि कविता भी है और ये बताती है कि इसमें और भी बहुत सारी आवाज़ें हैं इस संग्रह में। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तजेंद्र जी, जादुई सुगंध और जादू वाली शर्ट अद्भुत कविताएं हैं आपकी। जी उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे, अनजाने में भर जाता हूँ उसके प्रेम की जादुई सुगंध से। हाँ, दूसरी तरफ छोटी सी कविता में जादू वाली शर्ट का रोज नया बदलता कल्ट, मध्य वर्ग के छोटे छोटे सुखों को कितने जादुई तेवर से भर दिया जाता है आपकी कविता में। तो हम ये दोनों कविताएं भी सुनना चाहेंगे और उनके बनने की कहानी भी। देखिए, जादुई सुगंध तो यूं कहिए कि एक छोटे से शहर में एक जो युवक होता है 18, 19, 20 साल का, उसकी प्रेम कहानी है। वो किसी लड़की से प्रभावित है और शहर इतना छोटा है कि, या गांव है कि बात करने की ना तो हिम्मत होती है, ना ही ऐसी स्थिति बन पाती है। तो अब प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी जादुई सुगंध के माध्यम से। उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे, बल्कि परिचय ही नहीं कभी हुआ हमारा। उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे, बल्कि परिचय ही नहीं कभी हुआ हमारा। फिर भी जब भी कभी मिल जाती है वो, बिन बताए अनजाने, मैं भर जाता हूँ उसके प्रेम की जादुई सुगंध से। मैं भर जाता हूँ उसके प्रेम की जादुई सुगंध से। बड़े शहरों में अब ये संभव नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में तो रोज मिलना होता है, रोज साथ में सफर करते हैं, बातचीत होती है, कॉफी पीते हैं। लेकिन छोटे गांव में आज भी इसी किस्म का प्रेम बिल्कुल बचता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज भी यही हिसाब चल रहा है। और मुझे लगता है जब तक ये समय और समाज चलेगा तो ये दबा छुपा प्रेम जो है ये नहीं खत्म होने वाला। हाँ, क्योंकि बड़े शहरों में भी कभी कभी ऐसा होता है, जी, आप नहीं मिल पाते हैं, नहीं बात कर पाते हैं। तो लेकिन प्रेम, उसको एक तरफा प्रेम कह लीजिए, उसको कोई भी नाम दे लीजिए, वो जो प्रेम की जादुई सुगंध है उससे हम सब लोग सरोबार हुए रहते हैं। सही है। तो अब आ जाते हैं जादू वाली शर्ट पर। जी, जादू वाली शर्ट जो है वो मैंने एक मेटाफर चुना है, रूपक चुना है जादू वाली शर्ट को। और उसका मेरा मन ये चाहता था कहने का कि हमारा जो जीवन है उसको हम जितना ज्यादा
रोजाना नित नए प्रयोगों से जिएंगे, नित नए प्रयोग करके जिएंगे, उतना ही हमें वो सुंदर लगता है। जी। तो ये जीवन को प्रयोग धर्मी बन के जीने की कविता है। हम्म। जादू वाली शर्ट। जी। मेरे पास एक शर्ट है जिसे मैं रोज प्यार से निहारता हूँ। वो मेरी सबसे पसंदीदा शर्ट है। मैं उसे बड़े चाव से पहनता हूँ, कभी प्रेस करवा कर, तो कभी सिलवटों के साथ भी, हम्म। कभी इसके कॉलर्स के नीचे बटन लगवाकर उसे बटन डाउन कर कर पहनता हूँ। हम्म। पूरी बाजू भी पसंद है मुझे, लेकिन एक दिन उसकी बाजू आधी कटवा कर पहनी मैंने, अब ये और सुंदर लगने लगी। फिर एक दिन मैंने उसे उल्टा कर पहना, उसकी सिलाई वाली धारियां नया फैशन लगने लगी। वाह। जादू वाली शर्ट है ये, रोज नई हो जाती है, रोज नई हो जाती है। जी। देखिए, जिस वर्ग के लिए ये लिखी गई है, ये इतना अच्छे से उसकी बात को सामने लाती है कि आप अपने सीमित संसाधनों में ही अपने, अगर आप उसी जीवन में खुशियां अपने आसपास ही ढूंढना चाहते हैं, तो एक इस शर्ट के बहाने ही, उसके बदलाव के बहाने ही कितने प्रयोग हो गए, कितनी तरह की शर्ट हो गई वो। तो खुशियां ऐसे ही ढूंढी जाती है जिंदगी में। ये मैसेज बहुत बड़ा है इसका। बिल्कुल। और सही में जादुई वाली शर्ट है ये। बिल्कुल। और मेरा खुद का भी मानना है कि हमारा जो जीवन है उसको हमें प्रयोग धर्मी बनकर जीना चाहिए, क्योंकि कोई एक परिपाटी नहीं है जीने की। कोई अगर ये कह दे कि हाँ बस यही परिपाटी है जीने की और उस पर ही जियो, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारा जीवन एक प्रयोग है और उसमें कुछ कुछ संयोग भी हैं, और प्रयोग धर्मी होकर जीवन को जीना चाहिए। जी। आज के समय में जब रिश्तों के मायनों पर चर्चा भी नहीं होती, आपने लिखी माँ के बोनसाई और पेड़। माँ ने बनाए अपने लिए बहुत सारे बोनसाई, लेकिन हमें बनाया हरा भरा लदा लदा। और दूसरी तरफ है घर वाला पेड़। इसमें एक बुजुर्ग की तरह पेड़ कहता है, तुम चिंता मत करना, आराम से आना वापस, मैं हूँ यहीं और अभी रहूंगा यहीं। तो कैसे ऐसे बिंब आप इतनी सहजता से ले आते हैं अपनी कविताओं में? ये जो जिन बिंबों को आप सहज कह रही हैं वो सहज हैं, लेकिन उनको गढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जी। उनको गढ़ने के लिए आपको उस विषय की बहुत गहराई में उतरना पड़ता है, और उसके बाद ही वो सहजता से सरल शब्दों में सामने आ पाते हैं। और ये दोनों कविताएं, मैं इनको दोनों कविताओं को प्रेम कविताओं की श्रेणी में रखूंगा। एक कविता माँ के प्रेम से जुड़ी हुई है, तो दूसरी कविता जो है हमारे संयुक्त परिवार के प्रेम से जुड़ी हुई है, कि अभी भी जब हम घर से बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई घर का दरवाजा बंद करने वाला है और आपको जाने से पहले आश्वासन देने वाला है कि हाँ तुम चिंता मत करना, तुम दरवाजा रात को खटखटाओगे तो मैं खोलूंगा और मैं हूँ यहीं पर, तुम चिंता मत करना। तो ये हमारा जितना भी छोटा ही कह लीजिए, लेकिन जितना भी संयुक्त परिवार वो सिकुड़कर भी जितना छोटा बन चुका है वो अभी बचा, और हमें उसको बचाए रखना चाहिए। उसके अंदर जो संबंध है, उसके अंदर जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको हमें बचाए रखना चाहिए। और इसी तरह माँ के बोनसाई और पेड़ वाली जो कविता है, वो माँ के लिए जो प्रेम है उसकी कविता है, वो भी मैं प्रेम कविता की श्रेणी में रखूंगा। तो वो कविता तो सबके ऊपर सबकी संवेदना को छूती है, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, बड़े वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्गों को वो छूती है, क्योंकि सबकी माँ जो है वो अपने लिए बोनसाई चुनती है और उनको बड़ा लंबा लदा हरा भरा लदा फदा रखना चाहती है। तजन जी, काफी देर से हम लोग विश्लेषण पे चल रहे हैं, और आपकी कोई कविता होनी चाहिए जो इस संग्रह में से आप सुनाना चाहें अपनी पसंद की। ये एक कविता है, इसका शीर्षक है रोने की समझ। जी।
रोने की समझ भी एक प्रेम की कविता मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें भी ये भी संबंधों के ऊपर लिखी गई है जी। और मानवीय संवेदनाओं के ऊपर लिखी गई है। रोने की समझ। मैं सबसे ज्यादा रोया था अपने दादा की मौत पर। तब मैं बहुत छोटा था और छोटे से भी ज्यादा मुझे मालूम नहीं था इस रिश्ते पर कितना रोना होता है। वाह। लगा जैसे सब कुछ खो गया था तो हम्म। जी भर के रोया था। लगा जैसे सब कुछ खो गया था तो जी भर के रोया था। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। हर रिश्ते की माप, उसके प्यार की तौल, उस पे रोने की जरूरत अपने आप तय होने लगी। जी। और इतने बड़े होने के बाद वैसे भी इतना जोर जोर से रोना ठीक नहीं होता। हम्म। अब समझ में आता है दादा की मौत पे मैं क्यों इतना जोर जोर रोया था। दादा की मौत पे मैं क्यों इतना जोर जोर से रोया था। पूरा विश्लेषण कर डाला आपने। एक बच्चे की सहज रुलाई, और आज जितना सोच समझ कर लोग ये सोचते हैं कि हाँ, रोएं कि ना रोएं, और कहाँ पर कैसे रोए तो क्या कितना करना। रो। हाँ। हाँ, मतलब वो रोए भी भी तो पहले चिंतन का विषय है। एक जो सहज अभिव्यक्ति थी, वो अब सामाजिक दबाव में आ गई है कि हाँ, कौन सा अवसर है और कैसा हाँ, उसके साथ बर्ताव करता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कई बार तो आदमी ज्यादा संवेदना दिखा दे तो उसको ग्लानि होने लगती है कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा इतनी संवेदना क्यों दिखा दी। हाँ, बाकी कोई नहीं दिखा रहा था। कहीं लोग मुझे बुद्धू ना समझने लगे। हम्म, कमजोर न समझने लगे कि मैं समझता कमजोर, नहीं। कमजोर या बुद्धू ना समझने लगे कि बेवकूफ है, ऐसा थोड़ी करते हाँ। हैं। और इतनी छोटी छोटी चीजों से लगाव लगा लेता है। हाँ, हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे आपकी एक कविता है गहरी नींद, छोटी सी हाँ कविता है। जी, पुराने बिंब की नई व्याख्या, कितनी रातों से सोया नहीं हूं मैं, मुझे सुला दो गहरी नींद। तो जी, आप इसको सुनाना चाहेंगे? हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल। और इसमें मैंने लगभग 4 या 5 विषय चुने हैं जब जी। हमें सच में बहुत अच्छी नींद आती है। जी। और उसके अलावा जीवन में इतनी भाग दौड़ हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि उन इन इन विषयों के अलावा जो मैंने चुने हैं इस कविता में हम्म। हमें ठीक ठीक नींद आती है। जी। तो इसीलिए मैंने लिखा गहरी नींद। जी। इतनी रातों से सोया नहीं हूं मैं, मुझे सुला दो गहरी नींद। जी। मैं सोना चाहता हूँ जैसे अभिसार के उत्कर्ष के बाद थोड़ी ग्लानि, थोड़ी संतुष्टि और ढेर सारी जीत के भुलावे में सो जाता है प्रेमी। और जैसे डोली विदा कर अपने ही भीतर के पिता से कृतज्ञता से भर जाता है पिता, और सो जाता है जीवन सार्थक मानकर। जैसे माँ की गोद में परियों की कहानी सच मान के सो जाता है बच्चा। हम्म। जैसे एक साधारण व्यक्ति एक मुहावरे के छलावे में सो जाता है घोड़े बेचकर। वाह, बहुत खूब। वे मुझे सुला दो गहरी नींद, कितनी रातों से सोया नहीं हूं मैं, कितनी जी। रातों से सोया नहीं हूं मैं। जी, बहुत सुंदर लाइन है ये, मुहावरे के छलावे में सो या, जाता है घोड़े बेचकर। हाँ, हाँ। लेकिन ये 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 दुनियादारी का मुहावरा है ना कि किसी को कोई छोटी मोटी सक्सेस मिल रही तो हम्म। उसको लगता है कि मैंने तो आज बहुत बड़ा काम कर लिया, हम्म। और घोड़े बेचकर वो सो जाता है। ठीक है, वो भी जीवन है। हम्म। तो होता है, हम सबके साथ होता है। छोटी मोटी सफलता मिलती है तो हम घोड़े बेचकर सो जाते हैं। और दूसरा बिंब इसमें बहुत सुंदर है कि अपने प्रति ही कृतज्ञता से भर जाता है पिता बेटी को विदा करके। हाँ, हाँ, हम सबके अंदर एक और पिता होता है हम्म। जिसके प्रति हम जवाबदेह होते हैं। और जब वो जवाबदेही हमको लगता है कि हमने पूरी कर दी तो हम्म। हम कृतज्ञता से भर जाते हैं और लगता है कि वो बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो गया। तो जी। फिर नींद आ जाती है, जीवन सार्थक लगने लगता है। जी। जी। ये बहुत सूफियाना एक, मतलब इसके पीछे जो अर्थ है वो यही है कि कृतज्ञता से जुड़ी हुई है आपकी नींद।
अगर आप हाँ थैंकफुल हैं चीजों के लिए, अपने जीवन हाँ के हाँ लिए जो कुछ हाँ मिला है उसके हाँ लिए, वो तो कहाँ से बात कहाँ पहुंच जाती है। आप हाँ गहरी नींद को कहाँ तक ले गए हैं। ये पूरी हाँ। कविता बहुत सादी और बहुत ही खूबसूरत पर मैं मायने ये भी भरी है। कहता कि ये जितनी घटनाएं हैं जो मैंने इसमें जिन जो चुनी है, वो सब हम हमारे जीवन की सच्चाइयां हैं जी और हम सबके साथ वो घटित होती हैं। वो बात अलग है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, हम उसका संज्ञान नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं कोरी कल्पना नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे वो प्रेमी जो है वो अभिसार के बाद गहरी नींद सोता है, चाहे हम्म पिता को विदा करके गहरी नींद सोता है, चाहे बच्चा माँ की गोद में परियों की कहानी को सच मान के सो जाता है, या फिर एक साधारण आदमी एक छोटी मोटी सफलता पाकर उसे यूं लगता है कि बस अब मैंने घोड़े बेच लिए, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली और अब जी मैं गहरी नींद में जा रहा हूँ। ये जी सारी सच्चाइयां हैं हमारे जीवन की। जी इसी गहराई में ही एक आपकी कविताओं में घूम कर ना कहीं ना कहीं से संतोष और प्रेम ये घूम हम्म, घूम कर आता है। और पिछले संग्रहों में भी आपकी प्रेम कविताएं जो थी ना, वो एक अमर प्रेम कविताएं पहले भी रही हैं। पर आपके इस संग्रह में एक बहुत ही लाजवाब कविता है, सादा मन। हाँ हाँ बहुत सादा संवाद है पति पत्नी का। पत्नी कहती है, मुझे मालूम है मैं सुंदर नहीं हूँ, पर जब तुम मुझे प्यार करते हो मुझे लगता है मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री बन गई हूँ। जी तो स्त्री पुरुष संबंधों के बीच आए दिन सुनाई दिखाई देने वाले फरेब, धोखे और बेवफाई के किस्सों के बीच ऐसी कविताएं एक लंगर की तरह संबंधों के डूबते जहाज को बचा ले जाने की शक्ति रखती है। मैं चाहूंगी ये जी। पूरी कविता आप सुनाएं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये कविता वैसे मैं ये कविता भी उन कविताओं में है जिसको मैं छपवाना नहीं चाहता था। जी काफी पहले मैंने लिखी थी ये कविता। हम्म, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी संवेदना है तो ये बाकी पाठकों की, आलोचकों की, समीक्षकों की संवेदना को भी छुएगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको छपवाना चाहिए। जी तो सादा मन। एक बड़े घर के खाली कमरों में दो बच्चों और अनगिनत जिम्मेदारियों के बीच तुम कितनी अकेली, और यहाँ मैं कितना घिरा घिरा। परिपक्व तुम पहले भी थी, जवाबदेह उतनी ही। मेरे बिखराव और तुम्हारी कुशलता के बीच मैं एक पल खुश तो दूसरे पल बेचैन। मेरा होना न होना कहीं तुम्हारे लिए मायने न खो दे। मेरा होना न होना कहीं तुम्हारे लिए मायने न खो दे। जी तुम बच्चों की तरह हंसती हो, बड़ी मासूमियत से अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेती हो। मैं अचकचाता, घबराता, पहले नाराज फिर गुस्से में आ जाता, पर हर बार तुम्हारे सादे मन से हार जाता। पर हर हम्म, बार तुम्हारे सादे मन से हार जाता। मेरी भटकनों से तुम अनजान हो या यूं ही अनदेखा कर देती हो। कहीं अविश्वास की कोई विष बेल पनप न जाए, तो अपने विश्वास के कवच से सब सहज कर देती हो। वाह पराकाष्ठा वो जो तन और मन की, सातवें आसमान के झूले में तुम्हारे शब्द कितने निश्चल और निर्मल। तुम्हें पता नहीं नहीं मेरे दिल का, तुम्हें लेने होंगे कई जन्म मुझे समझने को। तुम जब कई दिनों तक देखते नहीं मेरी तरफ, तो शक से बार बार देखती हूँ आईना। मुझे मालूम है मैं सुंदर नहीं हूँ, पर जब तुम मुझे प्यार करते हो मुझे लगता है मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री बन गई हूँ। बिल्कुल मुझे बहुत प्यार सुंदर। करते हो मुझे लगता है मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री बन गई हूँ। इस प्रेम के इस प्रेम में हिचकोले खाते मैं पूरी तरह निशब्द। इस प्रेम में हिचकोले खाते मैं पूरी तरह निशब्द। थोड़े होश और बहुत सारे जोश में मैं काले घोड़े को कोड़े मारता, फोटो फिनिश की रस्सी छूने को
सांस दर सांस बदहवास मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें तसल्ली दिलाता हूँ। नहीं नहीं तुम गलत सोचती हो, मैं यूं ही आदतन चुप रहता हूँ। मैं भी प्यार सिर्फ तुम्ही से करता हूँ। नहीं नहीं तुम गलत सोचती हो, मैं यूं ही आदतन चुप रहता हूँ। मैं भी प्यार सिर्फ तुम्ही से करता हूँ। मेरा हर सच तुम्हें दो गुना लगता है। इस प्रेम में तुम्हारा मुझसे भी गहरा डूबना मुझे और ग्लानि से भरता है। मेरा हर सच तुम्हें दो गुना लगता है। इस प्रेम में तुम्हारा मुझसे भी गहरा डूबना मुझे और ग्लानि से भरता है। मुझे और ग्लानि से भरता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और अगर इस तरह की सहजता साफ गोई आ जाए संबंधों के बीच में तो क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी, छोटी छोटी बातों से याद आती हैं कबीर की उलटबाजियां और याद आते हैं नीति प्रसंग। ये तो मतलब सुनने में थोड़ा अलग ढंग की बातें लगती हैं, लेकिन जी जो आपकी कविताओं के अंदर से भाव आखिर में जो फील बचती है, जो हाँ उसके प्रभाव हैं, उनको लेकर ये बात मैं कह रही हूँ। बहुत प्यारी और नई विषय वस्तु है मेरी जी लाइब्रेरी की चाहत की। हाँ 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 मेरी बिल्कुल लाइब्रेरी चाहती है मैं पूरा का पूरा पढ़ लूं उसको। और इसी तरह की आपकी दूसरी कविता है आंखों का हाँ पर्दा। उसमें कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम ठीक से देख सकोगे, तुम्हारी हाँ आंखों का पर्दा हटा दिया है। बता ये दिया जो है। सटायर है, व्यंग्य है उसके साथ में, जी लेकिन सही बिल्कुल बात है कि आंखों के पर्दे आसानी से नहीं हटते हैं, और अगर इस तरह से हट गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहाँ से कौन सी चीज कविता बन जाएगी क्या चीज ये उठा ली व्यंग्य है। जाएगी। और तो भाई बहुत पुराना विषय है घड़ी, हाँ हाँ लेकिन हाँ आपका अबूझा समय एकदम ताजा और नया लगता है। यूं तो जी वही है सब कुछ, लेकिन कुछ अटपटा, कुछ अनबूझा लगता है समय जाने बिना। हाँ तो अब या आप एक एक करके जो सुनाना चाहें और जैसे बताना चाहें। अनबुझा समय का अंतिम कविता है इस संग्रह की, तो हम्म, पहले वो सुनाता हूँ मैं। जी। अनबुझा समय। नजर जाती है बार बार दीवार की तरफ, लौट आती है खाली पाकर। नजर जाती है बार बार दीवार की तरफ, लौट आती है खाली पाकर। ठीक होने गई है कुछ समय पहले, वापस आएगी कुछ समय बाद बड़ी वाली घड़ी। ठीक होने गई है कुछ समय पहले, वापस आएगी कुछ समय बाद बड़ी वाली घड़ी। यूं तो वही है सब कुछ, यूं तो वही है सब कुछ, लेकिन कुछ अटपटा, कुछ अनबूझा लगता है समय जाने बिना, समय जाने बिना। जी, बहुत और बढ़िया। एक मेरी लाइब्रेरी की भी आपको सुना देता हूँ मैं। हम्म, मैं चाहूंगी मेरी इस पर कुछ आप बोले भी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लाइब्रेरी होगी आपकी, जिसके जिसने ये आपसे संवाद किया और आपने ये कविता लिखी। हाँ मेरी लाइब्रेरी पहले बहुत बड़ी थी, फिर मैंने उसको छोटा किया। जी। और उस जब छोटा करने के दरमियान ये कविता हुई, क्योंकि छोटा करते समय उसको प्रश्न आए कि कौन सी किताबों को रखना है, कौन सी को नहीं रखना है। तो उस समय फिर ये सारे जो ये सारा चिंतन हुआ, मंथन हुआ, तो उस समय ये कविता उपजी। मेरी लाइब्रेरी की चाहत। मेरी लाइब्रेरी तो चाहती है मैं पूरा का पूरा पढ़ लूं उसको। मेरी लाइब्रेरी तो चाहती है मैं पूरा का पूरा पढ़ लूं उसको। एक बार नहीं कई बार पढ़ लूं उसको। संभालूं उसे अपने भीतर, भीग जाऊं सारे शब्दों, सारे भावों से। मगर मेरे पास कहाँ है इतनी हिम्मत, धीरज और वक्त। मगर मेरे पास कहाँ है इतनी हिम्मत, धीरज और वक्त। और दूसरी तरफ लाइब्रेरी की तड़प, उम्मीद और बेचैनी। और दूसरी तरफ लाइब्रेरी की तड़प, उम्मीद और बेचैनी। अब जबकि उम्र की ढलान पे हूँ, अब जबकि उम्र की ढलान पे हूँ,
एक समझौता कर लिया है मेरी लाइब्रेरी और मैंने, एक समझौता कर लिया है मेरी लाइब्रेरी और मैंने। मैं अपनी पसंदीदा किताबें फिर से जी भर कर पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा। मैं अपनी पसंदीदा किताबें फिर से जी भर कर पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा। लेकिन बाकी किताबें, लेकिन बाकी किताबें, वो सारी किताबें मैं और मेरी लाइब्रेरी इकट्ठे बैठकर रोज निहारा करेंगे, एक दुख भरे प्यार से। रोज निहारा करेंगे एक दुख भरे प्यार से। बहुत बढ़िया। तजेन जी, जी आपके विविध रंग प्रेम के जो जी अभी काफी हमने प्रसंग बिना इसको अलग से इसका एक चयन किए बिना भी हर एक में देखा है, क्योंकि जी। शायद जीवन का सबसे जरूरी मूल्य जो है आपसी प्रेम ही है। सब कुछ उसी पे निर्भर करता है। जो हाँ, संकट है सारे वो प्रेम को ही लेकर हैं। बिल्कुल। तो खालिस प्रेम के भी कुछ अलग आपके रंग हैं। जैसे कविता का शीर्षक है उड़ेलते उड़ेलते। हाँ। तुमने उड़ेला प्यार अपने गिलास से मेरे गिलास में, फिर भी रह जी गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। एक जी और जी कविता है आपकी, उस दिन तुमने मेरे कोट की कितनी तारीफ की थी, जी एक हो जी गए थे मैं मेरा कोट और तुम। जी और एक कविता है आपकी, ये शीर्षक है दो बार। एक जी। अजनबी से पहचान नहीं हो सकती दो बार, तोड़कर हाँ सच्ची कसम मरा नहीं जा सकता दो बार, फिर कैसे हाँ हो सकता है पहला प्यार दो बार। हाँ, बिल्कुल और एक बिल्कुल। शीर्षक है आपका बस एक बात। इतने जी सालों का रिश्ता तोड़ने के लिए उसने बस एक बात बोली नहीं, कल मत आना, मैं फिर हम्म, बताऊंगी। और हम्म, उसने फिर कभी नहीं बताया। जी इन छोटी छोटी कविताओं में प्रेम के इतने अलग अलग प्रसंग होते हुए भी जी। लगाव की जो शक्ल उभर कर आती है वो एक है। हालांकि प्रेम का इंद्रधनुष आपके यहाँ सिर्फ 7 रंगों में बंधा हुआ नहीं है, बड़ा हाँ। अनंत विस्तार है। तो हम्म। अब इन प्रेम प्रसंग से जुड़ी कविताओं के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक प्रेम जैसे विषय के साथ बहुत अन्याय हुआ है। वो ये हुआ है कि प्रेम को हम सिर्फ एक वो जो ढर्रे वाला प्रेम है उसी के रूप में देखते हैं, कि वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में हो सकता है, एक वो खास उम्र में हो सकता है, एक खास वर्ग के लोग कर सकते हैं, और उस पर जो लिखा जाएगा वही प्रेम है। जी प्रेम का जो संसार है उसका जो इंद्रधनुष है वो बहुत बड़ा है। और मेरा प्रयास, मेरी कोशिश ये है कि उस इंद्रधनुष में जितने भी रंग हैं प्रेम के, उन सबको मैं देखूं, उन सबके ऊपर मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन से, दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेकर कोई कविता लिख पाऊं। तो मेरे मेरा मेरा जो प्रेम का इंद्रधनुष है उसमें माँ का प्रेम भी है, पत्नी का प्रेम भी है, बेटी का प्रेम भी है, लाइब्रेरी का प्रेम भी है, और प्रेमिका वाला जो तरुणाई का प्रेम है वो भी है, और जो मैच्योर हो जाता है प्रेम, वयस्क हो जाता है, वो भी है, गहन प्रेम भी है। तो जी और संयुक्त परिवार का प्रेम भी है। तो तो इसलिए मेरा जो प्रयास है वो ये है कि प्रेम के इंद्रधनुष में जितने भी सुंदर रंग हैं उन सबको मैं अपने जीवन और दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेकर उसको उनकी संवेदनाओं तक पहुंच पाऊं, उन रंगों की जो संवेदनाएं हैं उन तक पहुंच पाऊं, उसके मर्म को छू पाऊं, और उसको सहज शब्दों में कविताओं में उतार पाऊं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाठकों, ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के मन को छू सके। जी। तजिन जी, कुछ कविताओं के अंशों का चयन किया है जो हाँ। कहीं ना कहीं आपके लिखने की प्रक्रिया शैली से भी जुड़े हैं अंश। जी जी और एक तरह से इन कविताओं के चयन का एक शीर्षक मैंने दे दिया, गागर जी में सागर राउंड। जी जी जैसे जी। एक है बदलता सत्य, मैं तो हाँ बस ढूंढ रहा हूँ गांव से सटी एक ठंडी पगडंडी, सरसों के हाँ खेत में मस्त एक मधुमक्खी और घाटी हाँ में बहती एक तितली। मैं धीरे हाँ धीरे ढूंढ लूंगा अपना सत्य, जो हर दिन हाँ, खिलता है बनकर नया नया। बहुत बिल्कुल। खूबसूरत कविता है ये।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको, इस कविता को, ये कविता मतलब एक छवि भी कह लीजिए, एक बिंब है मेरी रचना प्रक्रिया का। हम्म। और क्योंकि कविता के बारे में मेरा मानना ये है कि कविता को भाषा की आवश्यकता नहीं है। कविता अपनी भाषा नित रोज नएपन से गढ़ती है। और कविता एक ऐसी विधा है जो भाषा को समृद्ध करती है। कविता नए मुहावरे गढ़ती है, कविता नए शब्द बुनती है। इसलिए कविता जो है अपना सत्य अपनी भाषा अपने नए शब्दों से ढूंढ लेती है। वो गद्य से इस मायने में काफी हटके है। जी। तो ये कविता जो है मेरी रचना प्रक्रिया या मेरे जो मूल्य हैं कविता के प्रति, उसकी रचना प्रक्रिया के प्रति, शब्दों के प्रति, भाषा के प्रति, और कविता के माध्यम से जिस संवेदना तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिस सत्य को हम खोजना चाहते हैं, जिस मर्म को हम छूना चाहते हैं, उसके प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है, मेरे जो मूल्य हैं, उसको ये कविता दिखाती है। जी। एक बहुत ही आपकी अलग हटके और बहुत ही आकर्षण भरा है कविता में, सूर्य भाषा का मोहताज नहीं, धीरे हाँ धीरे बदलेंगे शब्द, डगमगाएंगे नियम, लिपि हाँ के लुढ़कते लुढ़कते बदल जाएगा पूरा कथन, लेकिन बचा रहेगा अर्थ मन में बिना जुबान की बैसाखी लिए, मेरा जी सूर्य जी। किसी भाषा का मोहताज नहीं। तो आग्रह नहीं, है कि आप ये कविता भी पूरी सुनाएं और अपनी बात भी रखें। ये कविता मुझे इस कविता से उम्मीद कम थी। हालांकि ये कविता मुझे बहुत सुंदर लगती है, पर मुझे उम्मीद कम थी कि इसको चुना जाएगा या इसको आप सराहेंगी। क्योंकि मुझे लगता था थोड़ी ये थोड़ी मेरी बाकी कविताओं से हट के कविता है। और इसकी इसकी पहली परत भी थोड़ी थोड़ी कठिन है। जी। बट मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस कविता को चुना, क्योंकि मुझे स्वयं बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मेरी जो बाकी कविताएं हैं उससे थोड़ा सा ये अलग नीच है। से ऊपर है, क्योंकि ये उतनी सहज नहीं है। जी जी। ये उतनी सहज नहीं है जितनी बाकी सहज या सादा कविताएं हैं। हम्म। सूर्य भाषा का मोहताज नहीं। सर्दी आ चली है, धूप कम है मेरे आंगन में, कुछ दिनों के लिए तराशनी होंगी पेड़ों की गहन टहनियां, किरणों के लिए गहरी चित्राई पत्तियों के बीच बनानी होंगी खिड़कियां। कभी कभी सोचता हूँ कविताओं के पहले दूसरे तीसरे ड्राफ्ट संभाल कर रख लूं। कभी वक्त निकाल कर करूं मिलान पहले से आखिरी तक, क्या जोड़ा क्या घटाया, कितनी बातें थोथी, कितने शब्दों में रंग और कितने वाक्यों में सांस, किस बात में झुका सिर, कहाँ अड़ा और अड़कर कट गया। जैसे शब्द मुड़ तुड़ जाते हैं, कभी लिखावट और कभी उच्चारण के दबाव में। करूं मिलान ड्राफ्ट का कविता के पूरा होते होते। धीरे धीरे बदलेंगे शब्द, डगमगाएंगे नियम, लिपि के लुढ़कते लुढ़कते बदल जाएगा पूरा कथन, लेकिन बचा रहेगा अर्थ मन में बिना जुबान की बैसाखी लिए। लेकिन बचा रहेगा अर्थ मन में बिना जुबान की बैसाखी लिए। बहुत घनी बढ़िया। टहनियों सघन पत्तों को चीर कर, घनी टहनियों सघन पत्तों को चीर कर मैं खींच लूंगा अपनी गर्मी अपनी किरणें। मेरा सूर्य किसी भाषा का मोहताज नहीं, मेरा सूर्य किसी भाषा का मोहताज नहीं। बहुत खूबसूरत। तजी जी, आपकी एक छोटी सी कविता है, अगर जी। मैं पीछे वापसी के पुल छोड़ आता, न लड़ पाता न लौट पाता। ये और जिजीविषा है। ये एक और विषय है मुझे जो मेरे मन के बहुत करीब है, जिस पर मेरी काफी सारी कविताएं हैं, वो है जिजीविषा या जी। रिसिलियंस को आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। हम्म। कि जीना है, और क्या हो गया अगर एडवर्सिटी आती है, अगर अगर विकट परिस्थितियां आती हैं, तो कोई बात नहीं, हमको फिर से बाउंस बैक करना है, फिर से जीना है। जी। तो ये जिजीविषा को समर्पित कविता है, बहुत छोटी है,
तो इसमें यही है कि अगर मैं पीछे के पुल छोड़ आता तो ना लड़ पाता ना लौट पाता। जी तो यही बात जो हमने सबसे पहले शुरू की थी कि मेरे जो विषय हैं वो काफी विविध हैं, तो इसलिए उनको एक शीर्षक में बांध पाना बहुत मुश्किल है। जी, बहुत दिलचस्प कविता है आपकी, रोज बदलता फाइनल ड्राफ्ट। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। रचना प्रसंग से जुड़ी ये इस भी कविता को। ये, ये रचना धर्मिता से जुड़ी हुई कविता भी है, और ये जीवन को ये रोजाना नए ढंग से एक्सप्लोर करने जी और ये मानने को कि मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी भी लर्नर हूँ, मैंने कुछ नहीं सीखा है, मुझे अभी भी रोज नया सीखना है। उस भावना को समर्पित समर्पित ये कविता है, रोज बदलता फाइनल ड्राफ्ट। जी कि मैं हमेशा एक स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ, और कभी भी एक फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल लेकर अपनी इतिश्री नहीं होने देना चाहता हूँ। जी क्योंकि जब फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है तो फिर उसकी इतिश्री हो जाती है जी कि वो खत्म हो गया। हाँ तो नहीं, और फाइनल ड्राफ्ट जीवन तो जिंदगी का भी नहीं होता है, तो कविता हाँ का कैसे फाइनल ड्राफ्ट हो कैसे जाएगा। हो सकता है। हाँ, तो ये जीवन को समर्पित कविता है। रूपक सिर्फ एक फाइनल ड्राफ्ट है, जी, मेटाफर है, लेकिन और कविता कविता जीवन बहुत के बारे सुंदर है, आपसे में। हाँ सुनना चाहेंगे। जी जी, रोज बदलता फाइनल ड्राफ्ट। मुझे भी ये कविता बहुत पसंद है। एक नए शहर में खोज रहा हूँ नया ढाबा, नया पकवान, और साथ खाने वाला एक नया दोस्त। ध्यान से सुनना चाहता हूँ उसके शहर स्कूल के किस्से। गोद में भर लेना चाहता हूँ अपने डॉगी को, करना चाहता हूँ बातें बेजुबान बनकर। वाह। घुटनों पर बैठ हो जाना चाहता हूँ छोटा बच्चा, तुतला कर वापस पाना चाहता हूँ पुरानी मटमैली समझ। कमजोर लम्हों और दुनिया के तानों को रद्द कर होना चाहता हूँ अंगड़ाई लेती एक साहसिक प्रेम कविता। कमजोर लम्हों और दुनिया के तानों को रद्द कर होना चाहता हूँ अंगड़ाई लेती एक साहसिक प्रेम कविता। मैं नहीं होना चाहता अपना ही फाइनल ड्राफ्ट कभी, मैं नहीं होना चाहता अपना ही फाइनल ड्राफ्ट कभी। बहुत सुंदर। तजिन जी, कोई आपकी बहुत पसंद की कविता हो जो आप इस संग्रह से सुनाना चाहें, तो उसको देख लें तो हम अगले सवाल पर चलें। हाँ, मेरी एक बहुत अच्छी मतलब बहुत पसंदीदा कविता है उदास है मशीन। जी और ये जी, कविता जो है वो बहुत ही जो अलग कविता है, बहुत ही अलग कविता है। हाँ, ये कविता फ्री विल और डिटरमिनिज्म, जो दो खेमे हैं जिसमें फिलोसोफर्स की बहुत जद्दोजहद सदियों से चलती आ रही है। कि एक तरफ तो है नियतिवाद जिसको डिटरमिनिज्म बोला जाता है, और एक तरफ है फ्री विल, यानी कि कर्म ही सब कुछ है, जो आप कर्म करेंगे तभी कुछ पाएंगे, जो हमारी कर्म की चेतना से जुड़ा है। तो फिलोसोफर्स की इसमें बहुत डिबेट है। अब इसमें साइंटिस्ट भी शामिल हो गए हैं, वो अपना साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देते हैं। तो उदास है मशीन। जी आज मैं उदास हूँ, किसी ने मेरे कान में कहा तुम बस एक कठपुतली हो जिसकी डोर खींचता है कोई और जिसका खेल है पूर्व निश्चित। मैंने थोड़ी हैरानी से विरोध किया, नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूँ अपने मन से, रोता हंसता हूँ अपने दम से, गले मिलता हूँ अपने साथियों से, हम खेलते नाचते हैं सब मिलके। हम्म वो मुस्कुराया और बोला तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दिमाग में बिंधा है एक धागा जिसे हर पल खींचता है कोई, हम्म कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं। तुम्हें नहीं मालूम सब है निश्चित, सब है निश्चित। तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, गाढ़े प्यार में भर जाना माँ के सीने में छुपने से, हम्म और गर्व भरे प्यार में रम जाना पिता के माथा चूमने से। यह पल पल का रोमांच, खून गर्म करता रोमांच, सब है निश्चित, सब है निश्चित।
फिर व्यंग से बोला, क्योंकि तुम चल फिर सकते हो तो चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं, और तुम बोल सुन लेते हो, सोच समझ सकते हो और जान भी लेते हो अच्छा बुरा, चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं। वैसे तुम्हारी डोर, तुम्हारा खेल, सब है निश्चित, सब है निश्चित। जी। मैं उदास हूँ आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैंने समझाया खुद को, नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ कठपुतली, न मशीन न मानव, छोटा ही सही, मैं हूँ विधाता, मैं हूँ ब्रह्म। वो फिर हंसकर बोला, तुम्हारा छोटा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। मैं नहीं घबराया फिर भी, और कहा, तुम चाहे मानो जो मुझे, मशीन या मानव, ब्रह्म या अधम, मैं नहीं किसी डोर से बंधा, ना ही किसी खेल से निश्चित। होंगे मुझ में कुछ दिन के, होंगे मुझ में कुछ दिन के, जिन्हें मिले होंगे कुछ चालाक लम्हे, दूसरों को रौंद आगे बढ़ जाने की, लेकिन वो भी थे मेरे ही कण, जिन्हें हार जाना पड़ा, मानकर ऐसी स्थिति जिसे तुम कहते हो नियति, जिन्हें हार जाना पड़ा, मानकर ऐसी स्थिति जिसे तुम कहते हो नियति। लेकिन फिर भी मैं हूँ अपना ही मानव, अपना ही दानव, अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म, अपना ही सुख, अपना ही दुख। मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्जित, मैं पल पल करता संघर्ष, मैं अपने ही द्वारा अर्जित। वाह, बहुत सुंदर। ये जो एक कठपुतली का कॉन्सेप्ट है और डोर दूसरे के हाथ में है, तो वही कुछ कर पाते हैं जो ये जानते हैं कि हमारी डोर हमारे ही हाथ में है। प्रयास तो करना चाहिए। अगर इस पर आपने सरेंडर कर दिया तब तो फिर आप भाग्य भरोसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जिजीविषा से जुड़ी हुई कविता है, ह्यूमन रिसिलियंस से जुड़ी हुई कविता है जी। तो अलग अलग विषय है। अब मैं इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, अपने आप को कई बार बहुत कमजोर महसूस करता हूँ कि मेरे विषय जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। तो यही खूबी है, डाइवर्स यही तो खूबी है कि कितने विषयों में आप जिजीविषा पैदा कर पाते हैं, क्योंकि एक मैसेज तो एक लेखक और कवि होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि जो पढ़ रहे हैं उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, ये साहित्य और सारी चीजें जो विधाएं हैं वो इसीलिए हैं कि अगर जो इनके संपर्क में आए तो वो कुछ तो एक ये समझे कि हम इससे हमने कुछ हासिल किया, कोई दृष्टि, कोई जरिया मिला संवाद के लिए, बातचीत के लिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जिसने इसको लिखा उसने भी तो अपने जीवन का निचोड़ दिया है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया। और कोशिश हमारी यही होती है कि हमारे पाठक की संवेदनाएं, हमारा पाठक का जो मर्म है, हमारे पाठक की जो सोच है, चेतना है, उसका हम कुछ संवर्धन कर पाए। जी जी। वैसे तो तजेन जी, किसी रचनाकार के जीवन के सभी पहलुओं पर एक बैठक में पूरी बात कभी नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ जो बात शुरू करने जा रही हूँ, एक तरीके से आपको कहीं उसकी कोई आपकी इच्छा अगर रह गई हो, कुछ ऐसा लगे कि कोई कविता आपकी बहुत जरूरी थी जो शामिल हो इस बातचीत में, तो आप इस दौर से को खत्म करने के बाद आप अपनी कविता से भी समापन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो बात रह जाती है कि सभी पहलुओं पर एक बैठक में पूरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी सारे सिरे जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपके मामले में एक बात ये भी है कि आपके जीवन में बहुत से प्रसंग हैं जिनका अलग अलग वजूद है। आपकी विदेश में पढ़ाई और खास तौर से मास्टर्स ऑफ अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी संबंधी अध्ययन, बहुत से विषयों पर आप कॉलम्स लिखते हैं। लेखन से हटकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी जांबाज और इनोवेटिव ड्राइव्स भी रही हैं। इन सब के प्रभावों को आप अपने रचनात्मक जीवन में
किस तरह से जोड़ना चाहेंगे? ये जो भरपूर पॉजिटिविटी है आपकी कविताओं में, हर नए संग्रह में नई तरह की ऊर्जा मिलती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि मैंने मास्टर्स ऑफ अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी किया, तो मैं स्टूडेंट हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी का। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के मायने हैं कि हम अपने जीवन में जितना भी पॉजिटिव हो रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकें और उसमें से कुछ हासिल कर सकें, बनिस्बत इसके कि हम जो नेगेटिव हो रहा है उस पर ही सारा ध्यान दें। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिव को हम नकार दें, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि हम सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही ना जाएं। जो हमारे जीवन में पॉजिटिव हो रहा है उसको भी संजो कर संभाल कर रखें और उससे भी कुछ सीखने की कोशिश करें। जो जी। नेगेटिव हो पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है। जी। तो मास्टर ऑफ अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का का जो मेरा विदेश में जाकर पढ़ने का जो एक उपक्रम था, उससे मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। एक स्टूडेंट के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक जी। भारतीय, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन सारी चीज़ों का, जैसे ये जो मेरी पढ़ाई है विदेशों में, या जो मेरा पुलिस प्रशासन का अनुभव है, और वो जनता के जीवन के बहुत निकट होता है, पुलिस जी। प्रशासन जी। अनुभव होता है, क्योंकि हम खास तौर से जो निचला वर्ग है, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनके जीवन से पुलिसिंग का संबंध जो है वो बड़ा सीधा सा, मतलब बिल्कुल सीधा होता है। हम्म। तो उसका प्रभाव बिल्कुल आपके आपके रचना धर्म पर आता है, आपकी कविताओं पर आता है। और मुझे बल्कि बड़ी खुशी है कि मुझे उस तरह का अनुभव अपने जीवन में मिला, क्योंकि उस अनुभव के बिना अगर आप एक बंद दरवाजों के भीतर अपनी कोई नौकरी कर रहे हैं या अपना जीवन बिता रहे हैं, तो और सड़क के जीवन से, गलियों के जीवन से, जो मुश्किल जीवन है, झुग्गी झोपड़ी का जीवन है, उससे आप कटे हुए हैं, हम्म। तो आप जो लिख रहे हैं उसमें जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं भाप बन के उड़ जाती है। लिख तो जी। आप अच्छा करते हैं, लेकिन जो यथार्थ है वो भाप बन के उड़ा उड़ा सा लगता है। तो हम्म। इसलिए मुझे है कि मैं किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी विषय को लिखता हूँ, तो उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि वो हमारे जीवन की किसी सच्चाई को संबोधित कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम्म। अगर किसी सच्चाई को वो संबोधित कर रहा है, तो फिर उसका लिखना, उसको आगे भेजना सार्थक है। अगर वो हमारे जीवन की किसी सच्चाई से जुड़ा हुआ ही नहीं है हम्म। और वो एक वैक्यूम में बड़ी खूबसूरत चीज लिखी जा रही है, तो मुझे फिर उसके ऊपर शंका होती है, उसके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। हम्म। जी। ये जो जिंदगी से सीधे जुड़ाव, और दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि न्याय, और इस सब के साथ में आपने जो इनोवेटिव ड्राइव्स भी बहुत चलाई हैं, तो वो जी। एक तरह से दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपके यहाँ मिलता है। ये रचनात्मकता जो है वो आपके हाँ। उस काम में भी आती है कि जब आप समाज की मदद करना चाहते हैं, आप पाठक की मदद करना चाहते हैं, आम आदमी के दुख दर्द सामने लाते हैं, तो चाहे वो जी। न्याय व्यवस्था हो, चाहे आपका कविता का मंच हो, जो एक जी। मोटिव है उसके पीछे, जो जी। उद्देश्य है, वो ये है कि हम सीधे सीधे रूबरू भी हों जिंदगी हाँ। के रुख से, और उस रुख को अपनी रचनात्मकता में उतार सके। और ये सिर्फ एक प्लेजर वाली चीज ना हो, मनोरंजन की चीज ना हो, या एक गणित जैसा जोड़ घटाव ना हो, ये हाँ। व्यक्ति के जीवन में भी कुछ मूल्य रखता हो जिनके लिए हम लिख रहे हाँ। हैं, या हम अपने लिए ही लिख रहे हैं, तो उसका कुछ उद्देश्य और कुछ मायने होना चाहिए, जो बिल्कुल। मतलब सच पे या फैक्ट्स पर आधारित हो, या हाँ। जिसमें आप जीवन को कुछ दे सके।
तो बिल्कुल। ये एनालिटिकल एक आपकी जो अप्रोच है इसके साथ में, वो आपके सभी पक्षों को समेटते हुए चलती है। तो ये तो आपके पिछले 2 संग्रह जो थे उनके अंदर भी चीजें थी। और बिल्कुल। मुझे लगा कि ये सवाल कभी सीधे-सीधे आपसे नहीं पूछा गया इससे पहले। जी, जी, तो बिल्कुल ठीक। एक दूसरे के पूरक है सब चीजें। अब बिल्कुल। आपसे आखिर में मैं चाहूंगी कि जो आपकी बहुत पसंद की कविता इस संग्रह की हो, प्लेटफॉर्म से बहुत आवाजें। पसंद का, बल्कि यूँ कहिए ना, जो मुख्य कविता है वही हम पढ़ देते हैं, उसी हाँ, को पढ़। बिल्कुल, 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 पढ़िए। प्लेटफॉर्म से आवाजें जी, बिल्कुल। शीर्षक कविता का भी है और संग्रह का भी है, जी, और मेरी पसंदीदा कविता भी है। जी, बिल्कुल। जिस पर हमने जिसके लिए हमने बुक कवर के ऊपर भी बात की। जी, तो प्लेटफॉर्म से आवाजें, आवाजें हैं। प्लेटफॉर्म से आवाजें। और ये कविता, आपको मैं कहना चाहूंगा कि एक दिन रात को मैं लगभग 2-3 बजे के लगभग उठ गया। हुँ, और उठा तो मन में आया कि उठा क्यों, कारण क्या है। तो लगा कि भोंपू की आवाज आ रही थी। हुँ, तो रेल के भोंपू की आवाज थी। तो अब रेल के भोंपू की आवाज आ रही थी तो शायद इसलिए उठ गया। फिर मन में आया कि प्लेटफॉर्म पर तो और भी बहुत सारी आवाजें होती हैं, तो वो हुँ, आवाजें कहाँ हैं। हुँ, तो जब ये बात मन में आई तो फिर ये कविता बननी शुरू हो गई। लेकिन इस कविता को लिखने में और मुझे बहुत समय लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ होता है और एक साधारण आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत कुछ होता है। जी, तो उन सब चीजों से मैं खुद भी गुजर चुका हूँ। हुँ, तो मुझे लगा कि उन सब चीजों को धीरे धीरे किसी बहुत अच्छे ढंग से मुझे इसमें उकेरना चाहिए। तो इस सारे काम में फिर बहुत मेहनत लगी, बहुत दिन लगे। इसके जी। बहुत सारे ड्राफ्ट बने इस कविता के। तो ये कविता है प्लेटफॉर्म से आवाजें। जी, हमारा घर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। दिन में तो नहीं, लेकिन रात के गुमसुम अंधेरे में अक्सर आती है रेल के भोंपू की आवाज। जैसे दिन के ट्रैफिक, चीख चिल्लाहट और मार काट पर रात को फतेह दर्ज कर रहा हो रेल का भोंपू। लेकिन नहीं आती कोई आवाज प्लेटफॉर्म पर हो रही इंसानी रेल पेल की, हड़बड़ाई हवाई चप्पलों की, हिचकिचाहट की, परेशान कंधे से परेशान कंधा टकराती झुंझलाहट की, जबरी धक्का मार आगे निकल जाने की अफरा तफरी की, हुँ, बेध्यानी में छूट गए हाथ की बदहवासी की, वाह! खो गए बच्चे की दिल दहलाती मम्मी 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 की, कोई आवाज नहीं आती, नहीं आती। जी, नहीं आती कोई आवाज टीटी से डिब्बा सीट पूछने की घबराहट की, फिर भागम भाग में रेल छूट जाने के डर की, कभी आम डिब्बे में दरवाजा जाम हो जाने की, फिर खिड़कियों से अंदर सरकने और धड़ाम से गिरने की, फिर सीट के लिए तू तू मैं होने की, बाथरूम में ठसाठस भरे लोगों की सांसों की घुटन की, कोई आवाज नहीं आती, नहीं आती। शायद डर जाती होंगी स्टेशन की अकड़ दिखाती मोटी दीवारों से हुँ, और आंखें दिखाते पिल्लरों से, किसी तेज ट्रेन की धौंस से और खाकी बूटों की गुर्राहट से। शायद डर जाती होंगी, शायद डर जाती होंगी। वाह! हाँ, डर ही जाती होंगी टीटी की आंखों के रूखेपन से, रिजर्वेशन हथियाए जुगाड़ुओं के अहंकार से, हुँ, एलीट घुमक्कड़ों की आंखों से टपकती हिकारत से। हुँ, शर्तियाँ डर जाती होंगी, शर्तियाँ। बहुत खूबसूरत फ्रेम्स हैं इसमें। जी, बरसों से सदियों से डरी दबी थी, फिर डरी दबी रह जाएंगी। ये आवाजें कभी नहीं आएंगी, ये आवाजें कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, एक दिन होगा चमत्कार। नहीं नहीं, एक दिन होगा चमत्कार। सब साथ मिलकर चिल्लाएंगे। घुटन, बदहवासी, बेचैनी, हड़बड़ाहट, झुंझलाहट, धक्का मुक्की, अफरा तफरी, सब एक साथ मिलकर चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे और फतेह दर्ज करेंगे।
अकड़, अहंकार, धौंस, हिकारत और गुर्राहट के खिलाफ और फतेह दर्ज करेंगे। अकड़, अहंकार, धौंस, हिकारत और गुर्राहट के खिलाफ। बहुत बढ़िया कविता है। इसमें वाकई इतना वक्त तो लगना ही था, क्योंकि एक जिंदगी में इतनी बार ये प्लेटफॉर्म और इसके जो जितने भी बिंब है, जितने भी प्रसंग हैं, इसके बड़े गहरे मतलब इम्प्रेशंस हैं, जिनको एक जगह इस तरह से जोड़ा जाए कि एक पूरा प्लेटफॉर्म का पूरा नजरिया और दूसरा सफर का, ट्रेन के सफर के जो प्रसंग है वो सारे आ जाए। ये बहुत है कि जिनको बर्थ मिल जाती है और जिनको बर्थ नहीं मिल पाती, कोनों में सिमटे किसी तरह सफर करते परिवारों पर, वो जैसी नजर डालते हैं एक छोटे से सफर में ही ऊपर नीचे का फर्क जो है इतना आ जाता है, जो समाज के पूरा नजरिया दिखा जाता है। बहुत सारे दृश्य है इसके अंदर। बहुत बढ़िया कविता है। बहुत बधाई आपको इसके लिए तजेन जी। आपकी कविताओं से गुजरते हुए एक अलग तरह की ताजगी और ऊर्जा का एहसास होता है। अक्सर कुछ अच्छा पढ़ते, कुछ बढ़िया संगीत सुनते, कभी किसी शांत प्राकृतिक माहौल में बैठे कुछ स्पार्क से महसूस होते हैं। कुछ समय के लिए बड़ी ऊर्जा, रोशनी, शांति या कहे अजीब किस्म का हल्कापन महसूस होता है। ठीक इसी तरह की भारहीनता, तनाव से मुक्ति का एहसास होता है आपकी इन छोटी छोटी कविताओं की ऊर्जा से। शायद ये आपकी सकारात्मक सोच का ही परिणाम हो, जो पढ़ने वालों में राहत की तरह पसर जाती है और कुछ समय के लिए ही सही अपने वजूद की ताकत का एहसास करा जाती है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है इस संग्रह की भी, आपकी कविताओं की भी। एक कवि लेखक के रूप में मुझे लगता है इससे ज्यादा और क्या चाहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत आभार। नए संग्रह की आगे भी सफलता आपको, अच्छे इस पर कमेंट्स मिले, समीक्षाएं हो, ये सफर आपका निरंतर जारी रहे। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मन के मौसम में फिर से एक बार जुड़ने का अवसर दिया और बहुत ही अच्छी बातचीत आपने की। और उन आपकी बातचीत के कारण मेरे मन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं कह नहीं पा रहा था, वो आपके प्रश्नों के माध्यम से बाहर आई। और मुझे लग रहा है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरा स्वयं का और मेरी कविताओं का और ज्यादा संवर्धन हुआ है। तो आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।